नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज एक केस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो हमारा जो लीगल सिस्टम है, इसमें कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमारे सिस्टम की पोल खोल देती हैं। तो एक बहुत ही गजब का केस कई सालों पहले हमारे देश में हुआ था और इसने कहीं ना कहीं नेताओं की जो ऐसे लॉ बनाते हैं और उसके अलावा ऐसे लोग जो इन कानूनों की डिमांड करते हैं, खासकर जो फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, महिलावादी हैं, और मीडिया, इन सब की पोल खोल के रख दी थी। क्या हुआ था ये केस, इसी के बारे में बता रहा हूँ आपको। 2001 की घटना है दोस्तों। नोएडा में रहने वाली एक महिला, निशा शर्मा जिनका नाम था, उसने अपनी बारात वापस लौटा दी थी। और जब उसने ऐसा किया तो मीडिया में उसे खूब वाहवाही मिली। और बारात वापस लौटाने का कारण ये था कि उसका आरोप था कि जो मेरे पति हैं होने वाले और जो उनके फैमिली के लोग हैं, वो दहेज की मांग कर रहे हैं। तो ये मामला मीडिया में खूब उछला, बहुत ही खतरनाक तरीके से उछला। और उस समय के कई सेलिब्रिटी ने भी निशा शर्मा की बहुत तारीफ की। नारी शक्ति, फलाना ढिमका, जागरूक महिला, ये वो, लक्ष्मीबाई, न जाने क्या क्या तो उपाधियां दे दी गई। और उस समय शत्रुघ्न सिन्हा का आपने नाम सुना होगा, पुराने फिल्म एक्टर हैं। तो वो उसमें बीजेपी में थे। उन्होंने भी काफ़ी इसके बारे में अच्छी अच्छी डायलॉगबाजी कर दी कि बिल्कुल आज की लड़कियां जागरूक हो रही हैं और जो दहेज के दानव हैं इनका तो बहिष्कार होना चाहिए, बहुत सही किया, बारात वापस लौटा दी, फलाना ढिमका, इस तरह की बातें शुरू हुई। और जिनके ऊपर ये आरोप था, जो मेन एक्यूज थे, जो मतलब जिनकी शादी निशा शर्मा नाम की महिला से होने वाली थी, उनका नाम था मुनीश दलाल, उनका नाम था ये। तो 2001 की घटना हुई, 2003 में ये केस रजिस्टर्ड हुआ और फिर इसका ट्रायल चला। 2010 में कोर्ट ने जजमेंट देते हुए कहा कि ये बड़े शर्म की और अफसोस की बात है कि एकदम पूरा फर्जी मुकदमा तैयार किया गया और वो जो व्यक्ति है जिसका नाम है मुनीश दलाल, उसकी लाइफ को बर्बाद कर दिया गया। क्योंकि 2001 में दोस्तों 498 में गिरफ्तारी होती थी और जमानत नहीं होती थी। तो जो मुनीश दलाल थे वो और उनकी पूरी फैमिली अरेस्ट हो गई। मामले को मीडिया ने हाईलाइटेड कर दिया। परिणाम ये हुआ कि उनको जमानत लेने में बड़ी दिक्कतें आई। एक तो हमारे जजों का दोगला चरित्र देखने को मिलता है कि अगर कोई किसी मामले को मीडिया उछाल दे तो भैया फिर तो आप गए काम से। मतलब ये, जबकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि मीडिया ने मामले को उछाला है तो व्यक्ति को बरी ना किया जाए, जमानत ना दी जाए, नहीं। लेकिन मामले को मीडिया ने उछाल दिया तो जो व्यक्ति है उसको जमानत लेने में बड़ी दिक्कत आती है। तो 2013 में तो नियम आया है कि 498 में अरेस्ट नहीं होगा, वरना उसके पहले 2001-2 में तो बड़े हालात ख़राब थे। अगर एफआईआर हो गई आप पे तो पुलिस पूरे घर को उठा लेती थी और बड़ी मुश्किल से जमानत मिलती थी। तो मुनीश दलाल और उनकी फैमिली को पूरी पुलिस ने घर से उठा लिया, इन पे एफआईआर दर्ज हुई और बड़ी मुश्किल से इन्हें जमानत मिली। उसके बाद इनका लंबा केस चला और लगभग 10 साल बाद 2010 में ये फैसला आया कि मुनीश दलाल और उनकी पूरी फैमिली बेकसूर है। एक सोची समझी साजिश के तहत निशा शर्मा ने ये एफआईआर दर्ज कराई थी। ये फैसला आने के बाद मीडिया पता नहीं कहाँ गायब हो गया। वो मीडिया जो दिन रात झूठ परोसता है वो पता नहीं कहाँ चला गया। एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि मीडिया किसी को इतना बदनाम क्यों करता है। भाई, मीडिया को इन चीज़ों से क्या मतलब है? मीडिया इन चीज़ों को दिखा के खुद के टीआरपी क्यों वसूलना चाहता है? ऐसे कई केस हैं दोस्तों इंडिया में जहाँ पर व्यक्ति बेकसूर है मगर उसको जेल जाना पड़ा है, वो कई तो आज तक जेल में है। जैसे आपने आसाराम बापू का मामला सुना होगा। अब कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम कोई आसाराम बापू के भगत नहीं हैं, लेकिन जो उन पर पूरा मामला चला पूरा झूठा है वो। आप चाहे तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट्स के इस पर बयान हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का इस पे बयान है, उसके अलावा विष्णु जैन का इस पे बयान है, कपिल सिब्बल का इस पे बयान है।
अभिषेक मनु सिंघवी का इस पे बयान है। अब बड़े बड़े वकीलों को सुन सकते जो आशाराम बापू केस में बोल चुके हैं, कोई एविडेंस नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ ओरल जो क्या कहते हैं स्टेटमेंट है नाबालिग लड़की का, उसके बेस पे उनको सज़ा सुना दी गई। कोई एविडेंस कहीं से कहीं तक नहीं आया। तो खैर वो एक अलग केस है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे हजारों मामले हमारे देश में हैं जहाँ व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, उसके बाद भी वो जेल में है, फांसी तक हो गई है। धनंजय चटर्जी केस में फांसी हुई थी धनंजय चटर्जी को। एक गरीब आदमी था, चौकीदार था स्कूल में, एक लड़की की लाश मिली थी और उसका साथ रेप भी हुआ था, तो पूरे आरोप उस पर लगा दिए गए, पुलिस बिक गई और फांसी हो गई। तो अभी जो मैं केस डिस्कस कर रहा था निशा शर्मा का, तो उसके अंदर फिर ऐसा हुआ और 10 साल बाद कोर्ट ने जजमेंट दिया कि पूरी सोची समझी साजिश के तहत निशा शर्मा ने मुनीश दलाल और उनकी फैमिली को ना सिर्फ फंसाया, उनकी लाइफ बर्बाद कर दी। क्योंकि उस समय गिरफ्तारी होती थी और पेपरबाजी खूब हो गई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खूब दिखा दिया गया। परिणाम ये हुआ कि उनकी फैमिली से कोई भी लड़की शादी नहीं करना चाहती थी, कोई व्यक्ति अपनी बेटी वहाँ नहीं देना चाहता था। ये केस 10 साल तक चला और 10 साल बाद वो कहीं जाके बरी हुए। इस केस ने हमारे सिस्टम की बहुत चौतरफा पोल खोल दी थी। जो मीडिया वाले कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं उनकी पोल खोल दी, उसके अलावा जो महिला के सिपाही संगठन है उनकी पोल खोल दी। हालांकि इन लोगों ने अपनी गलतियां नहीं मानी कि हमने गलत किया, इन लोगों ने तो यही कहा कि नहीं कोई बरी हो जाए अदालत से, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बेकसूर है, सबूतों की कमी रही, पुलिस ने एफर्ट नहीं लगाया। इस तरह की बकवास बातें इन लोगों ने करी। लेकिन जुडिशरी ने खुलकर बोल दिया कि पूरा मामला फर्जी था। हाईलाइटेड होने के लिए, विख्यात होने के लिए निशा शर्मा ने यह कदम उठाया था। वास्तविकता ये थी कि वो शादी ही नहीं करना चाहती थी, ये एक रियलिटी थी। और उसके ही 2 साल बाद एक नई घटना घटती है। निशा शर्मा की भाभी ने उसके ऊपर और उसके भाई और उसकी फैमिली के ऊपर दहेज और 498A का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। वो कहते हैं नहीं कर्म का फल मिलता है, भोगना पड़ता है। वही घटना घटी। निशा शर्मा की भाभी ने निशा शर्मा और उसके भाई और उसकी फैमिली पर दहेज देने, मारपीट करने, क्रूरता करने के मामले में FIR दर्ज करवा दी थी। तो ये एक बहुत हाईलाइटेड केस था। 498 का मिसयूज किस तरीके से हुआ, लंबे समय तक चला। 1983 में ये कानून आया था और इस कानून के आने के बाद 2013 तक हमारे देश में लगभग 50 लाख से अधिक परिवार बर्बाद हो चुके थे। क्योंकि कारण ये था कि इस कानून में गिरफ्तारी हो जाती थी और जमानत बड़ी मुश्किल से होती थी, पूरा परिवार अंदर हो जाता था, वो भी तब जब आपने कुछ ना किया हो। कल्पना कीजिए रात को 12-1 बजे पुलिस आपके घर में आ रही है, आपकी माँ बहन आपको, आपके पिता को, आपके भाई को, सबको उठा के ले जा रही है। कैसा मतलब क्या भय व्याप्त तो होता होगा लोगों के मन में। एक शख्स को मैं जानता हूँ, ये दिल्ली के रहने वाले हैं और जनरली ये उड़ीसा से हैं। तो इन्होंने मुझे बताया था कि 498 में इनकी गिरफ्तारी हुई थी और जेल में पुलिस वालों ने इनके ऊपर पेशाब कर दी थी। तो कुछ इस तरह की चिक चिक की चीज़ें हमारे देश में होती हैं। जुडिशरी और संसद को किसी भी तरह के पाखंड पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका में ही इतने पाखंड है जिसको न्यायपालिका दूर नहीं कर पा रही है, और संसद में भी इतने पाखंड हैं। किसी समस्या का समाधान करना है तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन उस समस्या को के सामने नई समस्या पैदा मत कीजिए, नहीं तो मालूम पड़ा कि सारी समस्याएं कैंसर बन जाएंगी, समाधान किसी का नहीं होगा। तो बहुत ही गंदे तरीके से इस तरह के कानून बनाए जाते हैं, आए दिन इनके मिसयूज होते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। ऐसा है कि कानून का मिसयूज, हर तरह के कानून का मिसयूज होता है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि किस कानून का कितना % मिसयूज हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहती है दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू रहते हैं, लेकिन कौन सा पहलू हमें ज़्यादा प्रभावित कर रहा है उस पर ध्यान देने की बात है। अगर किसी कानून का 30-40% या 50% तक मिसयूज हो रहा है तो उस कानून की तुरंत समीक्षा कर देनी चाहिए, और किसी कानून का 80 to 90% मिसयूज हो रहा है तो उस कानून को तो हटा ही दिया जाना चाहिए।
आज भारत में बलात्कार के कानून हो, यौन शोषण छेड़खानी के कानून हो, घरेलू हिंसा, दहेज 498 ये कानून हो, इन कानूनों का 99% दुरुपयोग हो रहा है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन बात सिर्फ ये है कि जो बाहुबली है, जो शक्तिशाली, वो इनसे बच निकलता है आसानी से, लेकिन जो आम आदमी है वो फंस जाता है और उसका पता नहीं क्या क्या होता है। हालांकि अब 498 में गिरफ्तारी नहीं होती है, लेकिन अगर दर्ज हो जाए तो एक टेंशन तो रहता ही है, खासकर अगर आपकी सरकारी नौकरी वगैरह है या सरकारी नौकरी लगने वाली है, ऐसा कुछ भी है, और फिर वो क्रिमिनल केस रहता है तो वो लंबा ही चलता है। वकील करना, जमानत करवाना और हर तारीख पे पेश होना, पेश ना हो तो फिर वकील को पैसे देना, ये बड़ा महंगा पड़ जाता है। तो इस तरीके के मामले हमारे देश में कई बार हुए हैं, भविष्य में भी शायद हो सकते हैं, क्योंकि आए दिन ये मनगढ़ंत उटपटांग कानून बनाते रहते हैं और उसको जस्टिफाई करने के लिए पूरी जान की बाजी लगा देते हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी थी। क्या होता है कि आप लोग टीवी देख लेते हैं तो आप उस घटना को सही मान लेते हैं, जबकि रियलिटी ये नहीं रहती है। हालांकि रियलिटी दिल्ली गैंगरेप, निर्भया गैंगरेप की भी वो नहीं है जो मीडिया ने दिखाई, उसकी रियलिटी बहुत अलग है जो कभी मीडिया नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो मीडिया जो है वो झूठ का पुलिंदा है, सच्चाई जो है उसके सामने पड़ा हुआ पर्दा है मीडिया। अगर आपका सोर्स ऑफ नॉलेज इंडियन मीडिया है तो मेरे माफ़ी चाहूँगा, आप एक मूर्ख व्यक्ति हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो हमें पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।